जरा इमेजिन करें एक सिचुएशन, देश में ना एक पूर्ण बहुमत यानी फुल मेजॉरिटी वाली सरकार है। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई नया चुनाव भी आने वाला नहीं है, लेकिन अचानक पार्लियामेंट में एक सिंगल मोशन आता है, उस पर वोटिंग होती है और बिना किसी इलेक्शन के पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तुरंत अपना रिजाइन देना पड़ता है। राइट। अब मैं ये सोच रही थी कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन है जो सरकार को एक झटके में गिरा सकता है? देखिए, इसका जवाब ना एक्चुअली छिपा है इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे पावरफुल कमरे में, और इस सस्पेंस को ना हम थोड़ा भी बनाए रखते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस रूम की ग्राउंड रियलिटी और पावर डायनामिक्स को समझे बिना हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन को डिकोड नहीं कर सकते। तो चलिए आज उसी कमरे के दरवाजे खोलते हैं। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं द लोअर हाउस, लोकसभा। इस गहरे विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। और आज व्यूअर्स को बता दूं कि आज का फोकस ना सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस पर बिल्कुल नहीं है। आज हमारा टारगेट है लोकसभा की कंपोजिशन को समझना, स्पीकर की जो एक्सट्रीम पावर्स होती हैं उनको देखना, मनी बिल्स पर इस हाउस का एब्सोल्यूट कंट्रोल और कीहोटो होलोहन जैसे लैंडमार्क केसेस को कंप्लीटली डिकोड करना। तो सरकार गिरने की उस मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल ग्राउंड आखिर बनता कैसे है ना? एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से, आर्टिकल 79 से। अब नॉर्मल लाइफ में जब हम पार्लियामेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस लोकसभा और राज्यसभा की बिल्डिंग आती है, जो कि टेक्निकली इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। वही ना। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। ये कहता है कि पार्लियामेंट सिर्फ 2 हाउसेज नहीं है, पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है। सही कहा। और एग्जाम में या वैसे भी इसको प्रैक्टिकली याद रखने के लिए एक सिंपल इक्वेशन दिमाग में रखनी चाहिए। पार्लियामेंट इक्वल्स प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। बस ये फॉर्मूला याद रखें। पर वेट एक सेकेंड, अगर प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के इलेक्टेड मेंबर नहीं है तो उन्हें पार्लियामेंट का इतना इंटीग्रल हिस्सा क्यों माना जाता है? मैं सोच रही थी कि उनका तो डायरेक्ट डिबेट में कोई रोल ही नहीं होता। ये काफी कॉमन डाउट है। देखिए, लॉ मेकिंग का प्रोसेस सिर्फ हाउसेज में डिबेट होने और वोट होने तक खत्म नहीं होता। जब दोनों हाउसेज किसी बिल को पास कर देते हैं ना, तो वो तब तक कानून यानी एक्ट नहीं बन सकता जब तक देश के प्रेसिडेंट उस पर अपना ऑफिशियल असेंट ना दें। उनके सिग्नेचर के बिना पूरी मशीनरी अधूरी है। ओह वाओ! तो बेसिकली बिना प्रेसिडेंट के स्टैंप के कोई बिल लॉ की फॉर्म ले ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। यहाँ तक क्लियर है? व्यूअर्स, अगर आपको भी ये क्लियर है तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है ताकि हमारा रीच बढ़ता रहे। हाँ, लाइक जरूर कर दें। तो अब आते हैं मशीनरी के सबसे डायनामिक हिस्से पर, यानी आर्टिकल 81 पर, जो कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा बताता है, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। राइट। जहां स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शंस जीत कर आते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क देखें तो मैक्सिमम इलेक्टेड स्ट्रेंथ 550 स्टेट से थी और 20 यूटी से, यानी मैक्सिमम 570 का ब्रैकेट। लेकिन यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रूशियल अपडेट है। पुराने टेक्स्ट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीट्स नॉमिनेट होती थी, है ना? लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने इस नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली एंड कर दिया है। वेट, पूरी तरह से एंड कर दिया? हाँ, पूरी तरह से। अब लोकसभा में प्योरली डायरेक्ट इलेक्शंस पर आधारित मैंडेट है। और इसी 104th अमेंडमेंट ने एक और बड़ा काम किया। आर्टिकल 330 के अंडर जो एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उसे आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल करके बोलूं, एक एनालॉजी दूं, तो अगर पार्लियामेंट एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग है तो लोकसभा उसका ग्राउंड फ्लोर है, जहां सीधे पब्लिक की एंट्री होती है इलेक्शंस के जरिए। बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन उस ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए वोटर कौन होगा और नेता बनने के रूल्स क्या होंगे, ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल। और इसके लिए हमें देखना होगा आर्टिकल 326 को, जो इलेक्शन सिस्टम डिफाइन करता है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। और पहले तो वोटिंग एज 21 साल हुआ करती थी ना? हाँ, वही मैं ऐड करने वाला था। एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 लाया गया था, जिसने वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया था। इस सिंगल मूव ने पूरे देश का इलेक्टोरल डेमोग्राफिक चेंज कर दिया होगा। मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स डायरेक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन गए। एग्जैक्टली।
और चूंकि ये सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी सिस्टम है, हर एक वोट की वैल्यू बहुत मैसिव होती है। सही बात है। अब नेताजी पर आते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आर्टिकल 84 कहता है कि मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए और इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशंस बताता है, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना, अनसाउंड माइंड होना, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट होना या फिर वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप ले लेना। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर खत्म थोड़ी होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्या होगा अगर कोई मेंबर सारे रूल्स फॉलो करके इलेक्ट हो जाए पर जीतने के बाद अचानक से अपनी पार्टी बदल ले। ये इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी बीमारी थी एक टाइम पर, जिसे आयाराम गयाराम का दौर कहते थे। और इसको रोकने के लिए लाया गया 10th शेड्यूल, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छा। जब कोई एमपी इस लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई होता है तो फाइनल डिसीजन लोकसभा के स्पीकर का होता है। पर इस पर एक बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू उठा था, एक लैंडमार्क केस में। कौन सा केस? केस का नाम है किहोटो होलोहान वर्सेस जैकिल हू। ये 1992 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसके फैक्ट्स क्या थे बेसिकली? फैक्ट्स ये थे कि 10th शेड्यूल कहता था कि एंटी डिफेक्शन पर स्पीकर का जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। तो लोगों ने पूछा कि क्या स्पीकर का डिसीजन कंप्लीटली बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है, यानी क्या कोर्ट्स इसमें कुछ नहीं कर सकती? ये तो बहुत आर्बिट्ररी पावर हो जाएगी ना स्पीकर के पास। वही कॉन्स्टिट्यूशनल इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीजनिंग में क्लियर किया कि जब स्पीकर ये डिसीजन लेते हैं तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजुडिकेटरी अथॉरिटी, यानी एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ओह, ट्राइब्यूनल की तरह। हाँ, और इसीलिए कोर्ट का प्रिंसिपल ये निकला कि अंडर द 10th शेड्यूल द स्पीकर्स डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शन इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अगर स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स तोड़ेगा तो कोर्ट्स इंटरफेयर करेंगी। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स को बस ये लाइन लिखनी है कि स्पीकर का डिसीजन कंप्लीटली बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है। एकदम सही। चलो नेताजी एमपी बन गए, डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच गए, पर उनकी ये कुर्सी आखिर कब तक सेफ है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ड्यूरेशन डिसाइड होती है आर्टिकल 83 क्लॉज 2 से। नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है, जो कि हाउस की फर्स्ट मीटिंग की डेट से काउंट किया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है ना। आर्टिकल 83 के 2 का जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 के टाइम पार्लियामेंट खुद का टर्म बढ़ा सकती है। हाँ, ये एक एक्सेप्शनल पावर है, पर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने का। विजुअल रिकॉल के लिए स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इमरजेंसी एरो प्लस 1 ईयर एट अ टाइम। प्लस 1 ईयर एट अ टाइम? हाँ, मतलब एक बार में सिर्फ 1 साल बढ़ेगा। और दूसरा रूल है इमरजेंसी एंड्स एरो मैक्सिमम 6 मंथ्स देयर आफ्टर, यानी इमरजेंसी खत्म होने के बाद किसी भी हाल में 6 महीने से ज्यादा हाउस नहीं चल सकता। अब हमें मिलता है आर्टिकल 93 में द स्पीकर ऑफ लोकसभा। राइट। स्पीकर जो होते हैं वो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी होते हैं। बिल्कुल, वो रूल्स को इंटरप्रेट करते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं। और एक गोल्डन पॉइंट याद रखने वाला है कि आर्टिकल 108 के अंडर जब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है तो उसको भी लोकसभा स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं। पर ये याद रखना जरूरी है व्यूअर्स कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कभी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। सही पकड़ा आपने। और ये जो मनी बिल है ना, यही स्पीकर और लोकसभा के पास सबसे बड़ा अल्टीमेट वेपन है। ये फाइनेंशियल डोमिनेंस लोकसभा को राज्यसभा से फार सुपीरियर बना देती है। तो ये पैसा कैसे पावर बन जाता है? देखिए, आर्टिकल 109 स्पेसिफिकली कहता है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। और द प्रोसेस इज क्वाइट फनी एक्चुअली। लोकसभा बिल पास करके राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा को सिर्फ रिकमेंडेशंस के लिए 14 दिन का टाइम मिलता है। सिर्फ 14 दिन। और लोकसभा की मर्जी है कि वो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। पर वेट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए कि ये बिल एक्चुअली मनी बिल है या नहीं, तब क्या होगा? उस डिस्प्यूट का फाइनल डिसीजन लेने की पावर आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के अंडर सिर्फ स्पीकर के पास है। स्पीकर का सर्टिफिकेट लग गया, मतलब बात खत्म। सिंपल बोलूं तो ना, मनी बिल उस वीआईपी गेस्ट की तरह है जिसे सिर्फ लोकसभा की रेड कार्पेट एंट्री मिलती है और राज्यसभा वहां सिर्फ 14 दिन तक विंडो शॉपिंग कर सकती है। हाँ, ये एनालॉजी एकदम प्रिसाइज है। और इस वीआईपी ट्रीटमेंट का असली असर बजट में दिखता है।
अगर हम आर्टिकल 112 यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आर्टिकल 113 को लिंक करें तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आती है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी सरकार को जो खर्च के लिए पैसा चाहिए। एग्जैक्टली। उन ग्रांट्स पर वोटिंग का एब्सोल्यूट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। राज्यसभा उस पर वोट नहीं कर सकती। हो, तो पैसा पास करने की इस एक्सक्लूसिव पावर से ही उस मिस्ट्री का आंसर जुड़ा है जो मैंने एपिसोड के शुरू में पूछी थी, सरकार गिरती कैसे है। लो जी, अब खुलता है वो राज। इसका बेस है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्ट्रिक्टली लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल। अगर ऑपोजिशन हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है और वो पास हो जाए, या फिर सरकार लोकसभा से अपना बजट यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पास करवाने में फेल हो जाए, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने हाउस का कॉन्फिडेंस खो दिया है। और बिना कॉन्फिडेंस के सरकार एक दिन नहीं चल सकती। वही तो। इस केस में पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तुरंत रेजिग्नेशन देना पड़ता है। कोई नया इलेक्शन नहीं होता पहले, बस सरकार गिर जाती है। मेमोरी लॉक के लिए याद रखें, लोकसभा इक्वल्स गवर्नमेंट की पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। वाओ, तो ये था वो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन। जी हाँ। अब एक और डाउट आता है, पार्लियामेंट में एमपीज को इतनी सारी फ्रीडम होती है, तो आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है। साथ ही आर्टिकल 100 कहता है कि हाउस चलाने के लिए 1/10 क्वोरम जरूरी है, जैसे 543 मेंबर्स का 1/10 यानी 55 मेंबर्स। हाँ, कोरम बहुत जरूरी है प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि जो प्रिविलेज मिलता है एमपीज को, क्या वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं? क्या ये प्रिविलेज एकदम एब्सोल्यूट है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और कोर्ट्स में बार बार उठा है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सेटल किया था। केस का नाम था राजा राम पाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा। तो कोर्ट का क्या प्रिंसिपल था इसमें? कोर्ट ने क्लियरली समझाया कि देखिए, प्रिविलेजेस एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्रॉस होती हैं, जैसे कोई फंडामेंटल राइट एक्सट्रीम तरीके से वायलेट होता है, तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। मतलब प्रिविलेजेस की आड़ में आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क नहीं तोड़ सकते। सही बात है। साथ ही एक और केस था मोहम्मद सईद सिद्दीकी वी स्टेट ऑफ यूपी 2014 का। उसमें ब्रीफली यही रेफरेंस दिया गया कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटी पर कोर्ट नहीं बोलेगी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगैलिटी पर चुप नहीं रहेगी। तो एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में क्लियरली लिखना है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अंडर आर्टिकल 105 आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। ग्रेट। तो हमने आर्टिकल्स, केसेस, एक्सेप्शंस सब डिस्कस कर लिया है। लेकिन एग्जाम लिखते वक्त अगर स्टूडेंट्स पॉइंट्स भूल गए तो उन्हें पूरी लोकसभा याद कैसे आएगी? इसके लिए हमारे पास दी अल्टीमेट मेमोरी लॉक है, एक सिंपल ट्रिक जो लोकसभा के सारे फीचर्स को एक वर्ड में बंद देती है। वर्ड है LOKSABHA। तो चलिए इस ट्रिक को ब्रेक डाउन करते हैं। मैं शुरू करती हूँ। L से होगा लोअर हाउस। बिल्कुल। O से हम याद रख सकते हैं ऑर्डिनरी टर्म जो कि 5 इयर्स का होता है। और K से होगा की रोल इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी, जो आर्टिकल 75(3) में दिया है। फिर आता है S जो डिनोट करता है स्पीकर को, आर्टिकल 93 के अंडर उनकी पावर्स। नेक्स्ट है A जिससे आर्टिकल 81 यानी कॉम्पोजिशन याद आएगा। फिर B से बजट एंड मनी बिल, आर्टिकल 110 और 112 की सारी फाइनेंशियल पावर्स। H से हाउस ऑफ द पीपल। और लास्ट A से अडल्ट सफरेज यानी आर्टिकल 326 18 साल वाली वोटिंग एज। LOKSABHA। ये तो काफी सिंपल और इफेक्टिव ट्रिक है। तो व्यूअर्स, एपिसोड की उस ओपनिंग मिस्ट्री से अगर मैं आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करूं, तो हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन यानी आर्टिकल 81, फाइनेंशियल डोमिनेंस यानी आर्टिकल 110 और नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी आर्टिकल 75(3) मिलकर लोकसभा को इंडियन डेमोक्रेसी का दिल बनाते हैं। और मेरी एक छोटी सी एग्जाम क्वेश्चन स्ट्रैटेजी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्लेन स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स या फिर रिलेशनशिप विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इधर उधर की बातें लिखने के बजाय डायरेक्टली आर्टिकल 109, 110 और आर्टिकल 75 क्लॉज 3 का रेफरेंस देकर अपना आंसर बिल्ड करें, मार्क्स फुल मिलेंगे। एब्सोल्युटली। आज इस डीप डाइव में हमने बहुत डेप्थ में कवर किया है, पर जाने से पहले मैं एक नया थॉट छोड़कर जाना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल। सोचिए,
अगर राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस ही ना होता तो लोकसभा की ये एब्सोल्यूट फाइनेंशियल पावर और न्यूमेरिकल मेजॉरिटी डेमोक्रेसी के चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम के लिए कितना बड़ा रिस्क बन सकती थी। ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा डिबेट टॉपिक है। वही ना, क्या पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो जाती? इसे जरूर मल ओवर करें और सोचिए। मुझे लगता है इस टॉपिक पर हमें भी आगे एक डीप डाइव करनी चाहिए। जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।